हाँ बच्चों, ठीक है। आप लोग सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेटा लास्ट लेक्चर में पढ़ा के आपको होमवर्क दिया था, तो सेक्शन एच एक्सरसाइज 1 में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सेक्शन एच में सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, देन पार्ट 2। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर H1, कैलकुलेट द लॉस इन मास ड्यूरिंग द चेंज। एक रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन दी हुई है बेटा 7-3 और हाइड्रोजन 1-1, 2 हीलियम 4-2 प्लस 17.25 MeV, ये एनर्जी है बेटा। तो इसका मतलब जो रिलीज्ड एनर्जी है वो 17.25 MeV है। अब ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का कुछ मास है और राइट हैंड साइड का मास प्लस एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है यही तो लॉस इन मास के बराबर होगी, लेकिन वो लॉस इन मास एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो आप इसको कन्वर्ट किस में कर लोगे? मास के टर्म्स में। तो लॉस इन मास इज इक्वल टू, आपको बताया था बेटा, अगर 1 AMU होता है तो 931.5 से मल्टीप्लाई करके MEV आता है। तो MEV में 931.5 से डिवाइड करेंगे तो AMU आएगा, और अगर इसको 1/Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में आंसर आएगा। तो ग्राम में ही आपको लॉस इन मास कैलकुलेट करना है। देन H2, when magnesium 24 is bombarded with neutron then a proton is ejected. H2 question, magnesium 2412 bombarded with neutron 10, तो प्रोटॉन 11 तो बन ही रहा है, और साथ में न्यू एलिमेंट कौन सा बनेगा बेटा? तो इसके लिए मास नंबर एटॉमिक नंबर बैलेंस करवाना है। एटॉमिक नंबर 12-1, इसका मतलब 11, और एटॉमिक नंबर देख के ही हम बता सकते हैं कि सोडियम बनेगा। बाकी मास नंबर भी आप निकाल सकते हैं, तो ये 24 आएगा। तो न्यू एलिमेंट कौन सा होगा? 24। देन H3 क्वेश्चन, राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल रिएक्शन लिखना आपको सिखाया था बेटा। नाइट्रोजन 14 7 प्लस न्यूट्रॉन 10 स्ट्राइकिंग पार्टिकल, प्रोटॉन 11 प्लस कार्बन 6 14। सेकेंड रिएक्शन, पोटेशियम 39 19 प्लस N10, हीलियम 4 2 प्लस 17, क्लोरीन 36। H4, explain with reason of emitted particles by calcium 3840 N/P 3820, ठीक है, 18/20, और कैल्शियम 40/20 स्टेबल होता है, तो इसमें N/P क्या है? 20/20 यानी 1। ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है। तो पॉइंट ये है कि आपको समझाया था कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से कम अगर किसी न्यूक्लियस का N/P दिया हुआ है तो फिर कौन सा चेंज उसमें होता है, कौन सा रेडियो एक्टिविटी होता है? पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन जब होता है तो N/P बढ़ जाता है। मैं आपको याद दिला दूं, N10 P11 प्लस, प्रोटॉन से करवाएंगे, सॉरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 10 प्लस E0 प्लस 1। तो पॉइंट ये है कि न्यूट्रॉन N/P कम है ना, तो आपको N बढ़ाना है और P कम करना है, ये हो गया। इसी तरह से जो इसका सेकंड है, आर्गन 3518, तो बेटा आर्गन में ये जो दिया हुआ है ये 17/18 है N/P, और जो आर्गन एक्चुअली होता है वो होता है 40 और 18 यानी 22/18, ये स्टेबल है। तो ये भी स्टेबिलिटी से कम है जो क्वेश्चन में दिया है, और अगर ये स्टेबिलिटी से कम है तो इसमें भी कौन सा एमिशन होगा? पॉजिट्रॉन एमिशन। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है बेटा जर्मेनियम 8032, इसमें N/P 8032 में
48/32 है, और जर्मेनियम जो स्टेबल वाला होता है 75/32 ऑलमोस्ट, या 74 आप ले सकते हैं, ये स्टेबल होता है। इसमें N/P क्या है? 42/32। तो ये क्या है? स्टेबिलिटी से ज्यादा है। और जब N/P रेशो रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है, then what will be the change? The change is beta particle emission। और लास्ट वाला बेटा कैल्शियम 40/20 है, ये तो स्टेबल होता ही है। तो ये स्टेबल है, इसमें से कोई किसी भी पार्टिकल का एमिशन नहीं होगा। तो बेटा H5 जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा मैथमेटिकल क्वेश्चन है बेटा। देखो एक छोटी सी इक्वेशन है, यूरेनियम 23892 बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3n01 प्लस E एनर्जी। ठीक है, ऑब्वियसली जब इसके ऊपर आप न्यूट्रॉन 10 का बॉम्बार्डमेंट करते हो तो ये होता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। ठीक, और पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। होता क्या है देखो, जब आप एक न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूट्रॉन बेटा मारते हो तो एवरी वन यूरेनियम न्यूक्लियस विल प्रोड्यूस 3 मोर न्यूट्रॉन्स, और ये 3 मोर न्यूट्रॉन सिस्टम के अंदर ही यूरेनियम के 3 और न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो 3 है ना, ये 1 2 3 यूरेनियम के साथ रिएक्शन करेंगे, और अगेन 3 3 और 3 न्यूट्रॉन्स बनाएंगे। और आपको बताना है क्या? nth स्टेप में एनर्जी। तो ये जो न्यूट्रॉन है ना, इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूं, ये न्यूट्रॉन्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ बेटा। सेकंड स्टेप, इसमें एनर्जी क्या होगी? ई ई ई। तो स्टेप फर्स्ट स्टेप में न्यूट्रॉन बने 3। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, न्यूट्रॉन और एनर्जी। फर्स्ट स्टेप में न्यूट्रॉन 3, एनर्जी E। ओके, सेकंड स्टेप में न्यूट्रॉन 9, एनर्जी 3E। थर्ड स्टेप, अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है ध्यान से देखना, ये सेकंड स्टेप है टोटल मिला के। अब इसमें टोटल जो 9 न्यूट्रॉन्स हैं वो टोटल 9 न्यूक्लियस को फर्दर करेंगे। तो थर्ड स्टेप में 9 न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और हर न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? 3। तो 9 से कितने बनेंगे बेटा? 27। और एनर्जी कितनी निकलेगी? 9E। ठीक, तो ये होगा 3 to the power 1, और ये होगा 3 to the power 2, और ये होगा 3 to the power 3। तो टोटल जो nth स्टेप आएगा, nth स्टेप, इस nth स्टेप में न्यूट्रॉन होंगे 3 to the power n। सीरीज देखो, फर्स्ट स्टेप 3 to the power 1, सेकंड स्टेप 3 to the power 2, थर्ड स्टेप 3 to the power 3, फोर्थ स्टेप 3 to the power 4, nth स्टेप 3 to the power n। और एनर्जी फर्स्ट स्टेप में E to the power 0, ठीक है, सॉरी 3 to the power 0 into E। सेकंड स्टेप में 3 to the power 1 into E। थर्ड स्टेप में 3 to the power 2 into E। तो nth स्टेप में 3 to the power n minus 1 into E। ये nth स्टेप की एनर्जी होगी, और ये एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। सेकंड पार्ट पर आ रहा हूं मैं, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर H1 डिजिटल मेरे पास भी शीट रखी हुई है आपकी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ठीक, और इसमें है बेटा H1 C11 6 ऑन डिके प्रोड्यूस। C11 6, इसमें N/P कितना है? 5/6। और स्टेबल कौन सा होता है? C12 6, यानी N/P कितना? 6/6। ये 1 है, ये लेस देन 1 है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है? कम। तो कौन से पार्टिकल का एमिशन होता है बेटा? बताया गया ना आपको, कौन सा? पॉजिट्रॉन। यस। इसके बाद है
कोबाल्ट 6027 इज रेडियो एक्टिव बिकॉज, ये रेडियो एक्टिव है, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज हाई, इट हैज हाई एन अपॉन पी अपॉन एन, इट इज हाई एन अपॉन पी, नन ऑफ दीज। तो कोबाल्ट के साथ बेटा 27, इसके साथ आता है 59, और ये क्या दिया है 60। इसका मतलब कि इसमें जो एन अपॉन पी है ये कम है, और इसका मतलब पी अपॉन एन हाई है। आगे बढ़ रहे हैं। कंसिडर अल्फा बीटा गामा, एनर्जी सबकी दी हुई है। पेनिट्रेशन पावर आपको बताया था, जिसका मास सबसे कम उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा। तो गामा बीटा एंड अल्फा, कौन सा आंसर सही है? ए। देन H4 27 एल्यूमिनियम 13, H4 क्वेश्चन एल्यूमिनियम 27 13 स्टेबल है, और इसका मतलब एन अपॉन पी कितना है बेटा? 14/13। देन एल्यूमिनियम 29 13, इसमें एन अपॉन पी कितना है? 16/13, विच इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट से बेटा ज्यादा है ये, और जब स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट से ये ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा। तो आंसर बॉम्बे इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर एमिशन विल जनरेट एन आइसोटोप? आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो बेटा बीटा न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर सेम रखना है। तो अगर आप x में से, ये बेटा H5 है, अगर आप x A Z है, इसमें से न्यूट्रॉन 1 0 करोगे तो जो बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर तो Z ही होगा, और ये -1 हो जाएगा। तो मास नंबर हो गया डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप है ये। एक्स का ये आइसोटोप ही तो बन रहा है, एटॉमिक नंबर सेम, इसलिए न्यूट्रॉन एमिशन होगा। टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स गिवन आउट ड्यूरिंग गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, H6 कैलकुलेशन का एक और सवाल। 238 92 लेड 208 214 और 82 प्लस M हीलियम 42 प्लस N 10 N E 0-1। तो क्या करना है अपने को? 238 इज इक्वल टू 214 प्लस 4M, डन। तो अल्फा पार्टिकल का नंबर ये हो गया बेटा 24 यानी 6 हो गया, और उसके बाद 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2M माइनस N। तो ऊपर वाली इक्वेशन से M की वैल्यू बेटा 6 आ गई, और यहां से M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। तो ये हो गया बेटा H6, और इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गई है। बच्चों एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 भी आपको होमवर्क में दिया हुआ था। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक सेक्शन है मैच द कॉलम। IIT JEE के एग्जाम में डिफरेंट टाइप के बेटा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई डेफिनेशन या कुछ भी पूछ लिया, भाई राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या राइट द एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन बोर मॉडल। ऐसा कुछ नहीं होता। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे ये क्लियर उनको इंडिकेशन मिल जाता है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर है या नहीं है। वर्ड बाय वर्ड कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये मुद्दा नहीं है। मैटर ये नहीं होता। मैटर होता है कि क्लैरिटी कितनी है थॉट्स की, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग साइंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और इंजीनियर बनेंगे IIT से, तो उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग अप्रोच होनी ज़रूरी है। तो इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल होता है और 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है। इनको बोलते हैं SCQ, सिंगल आंसर करेक्शन। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा MCQ, मल्टीपल आंसर चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, 4 ही ऑप्शन गिवन होते हैं, लेकिन उन चारों में से एक भी सही हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 और 4 भी करेक्ट हो सकते हैं, चारों के चारों सही हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। जैसे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया, उसका आपको न्यूमेरिकल आंसर देना है, उनको मेथड शो नहीं करना है, क्योंकि पेपर सिर्फ कंप्यूटर में आंसर फिल करने का है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर। तो आपको स्टेप शो नहीं करने, स्टेप्स आप रफ में करते हो। ये जो सेक्शन था ये पहले
किस नाम से आता था? सिंगल और डबल डिजिट इंटीग्रल आंसर्स, और उसमें नेगेटिव भी नहीं होते थे। लेकिन अब ये थोड़ा इलेबोरेट कर दिया है कि अगर आंसर इंटीजर नहीं है, न्यूमेरिकल भी है कुछ डेसिमल में, तो अगर वो सही है तो फिर वो आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा अब आने लगे हैं। इसी में एक कैटेगरी होती है जो काफी टाइम आई है आईआईटी में, वो होती है मैच मैट्रिक्स। 2 कॉलम होते हैं, एक लेफ्ट में कॉलम 1, राइट में कॉलम 2। लेफ्ट में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, राइट वाले से उसको मैच कराना पड़ता है। 1-to-1 मैपिंग भी होती है और मल्टीपल मैपिंग भी होती है। तो मल्टीपल वाले ही ज्यादा आते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ इसमें दिए हुए हैं, जिसको हम लोग अब देखते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन 1 है, इसमें कॉलम 1 में कुछ इंफॉर्मेशन दी है और कॉलम 2 में टाइप ऑफ ऑर्बिटल पूछा है। फर्स्ट में एक ऑर्बिटल आपको दिया है, ध्यान से देखना, सिखाया था आपको। साई आर मतलब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल वेव फंक्शन का ये ग्राफ है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, फिर माइनस में भी गया, फिर ऊपर भी आया, फिर आगे जाके 0 हुआ। तो एक तो ये जो ऑर्बिटल है ये एस ऑर्बिटल है, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए ही रेडियल वेव फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है? यस, नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू से। और उसके बाद ये इसमें नोड्स भी दिखाई दे रहे हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3, 3 रेडियल नोड है। तो एस ऑर्बिटल 3 रेडियल नोड, कौन सा इसमें दिया हुआ है 3 रेडियल नोड? पी ऑप्शन, 4p, 4s। पी ऑप्शन में 4s में कितने रेडियल नोड होंगे? 3। ठीक है, एक और है 3s, इसमें 2 ही रेडियल नोड होंगे, तो ये आंसर नहीं है। पी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा इसने पी और डी ऑर्बिटल दिए हैं और ये इस टाइप का नहीं है। इसके बाद आ रहे हैं हम लोग सेकंड बी ऑप्शन पे। इसमें बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका ग्राफ है। और ग्राफ का नेचर तो ठीक है, हाइट ऑफ द पीक इंक्रीज होती जाती है। 3 रेडियल नोड है, 3 रेडियल नोड वाला 4s पी ऑप्शन हो सकता है, 5px ये भी हो सकता है, और 6dxy, इन सभी में 3-3 रेडियल नोड है। मैं आपको बता दूं 6dxy में n = 6, l = 2, n - l - 1 3 आएगा। बात समझ में आई? तो इसके तीनों ऑप्शन है। इसके बाद बेटा दिया है सी ऑप्शन में साई थीटा फाई, और ये कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। इसका मतलब एक तो ये एंगुलर वेव फंक्शन दिया है और उसको भी कांस्टेंट दे दिया। कांस्टेंट का मतलब ये थीटा और फाई एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एंगुलर वेव फंक्शन है, फिर भी एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉन डायरेक्शनल, और ये एस ऑर्बिटल होगा। और इसलिए इसका आंसर होगा पी एंड आर, यानी 4s एंड 3s। उसके बाद एटलीस्ट 1 एंगुलर नोड इज प्रेजेंट। एटलीस्ट 1 एंगुलर नोड कहते ही पी और एस तो रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि पी और एस में बेटा एंगुलर नोड, पी और आर में एंगुलर नोड नहीं है, क्योंकि इसमें एस ऑर्बिटल दिया है। क्यू और एस में, क्यू वाले में है 5px, पी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड होते हैं? 1, एटलीस्ट बोला है। और डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2, ये भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो है ही ना। ये आंसर्स होंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन बेटा बोर मॉडल पर बेस्ड है। आपको बताया था प्रोपोर्शनलिटी एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू z² / n³, टाइम पीरियड n³/z²। इसके बाद एनर्जी z² / n², और लास्ट में है 1/Rn। Rn की प्रोपोर्शनलिटी होती है n²/z, और ये होगा z/n²। तो जरा मैच करवा दें अपन। F वाले में मैच करेगा बेटा n³ और z², n³ और z²। इसमें भी n³ और z² है। En वाले में, वैसे इसमें थोड़ा सा क्लियर करके लिख दे, प्रोपोर्शनैलिटी की अगर बात हो रही है ना, तो f z² के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, t n³ के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, En 1/n² के प्रोपोर्शनल, और 1/Rn इसके प्रोपोर्शनल, और इसके दोनों के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से फर्स्ट का आंसर, अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं, Q, सेकंड का आंसर P, थर्ड का आंसर z² 1/n²,
क्यू और आर, और फोर्थ का आंसर आर और एस। ये 4 आंसर होने चाहिए। इसके बाद बेटा इसी का थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेकेंड ऑर्बिट, और आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे ब्रोगली वेवलेंथ, सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। लेंथी क्वेश्चन है। ए, हीलियम प्लस n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, ठीक है, z इज इक्वल टू 2, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन, ये वाला आंसर इसके साथ मैच नहीं करेगा। उसके बाद टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, क्या ये मैच किया? नहीं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन, वेलोसिटी 2.186 10⁻⁶ इंटू z 2 बाय n 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन, दे ब्रोगली वेवलेंथ 150 अपॉन एनर्जी कितनी है 13.6, काइनेटिक एनर्जी -ke, तो ये मैच कर रहा है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर जो मैच कर रहा है वो है एस ऑप्शन। ऐसे ही बी में हाइड्रोजन थर्ड ऑर्बिट, तो z इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, r की वैल्यू 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम, नहीं चलेगा क्योंकि आंसर नहीं है। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू 1/9, ये भी नहीं है। v स्पीड का फॉर्मूला 2.18 10⁻⁶ 1/3 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल चलेगा। और लास्ट वाले ऑप्शन में 150 अपॉन एनर्जी आएगी, और एनर्जी 13.6 नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 13.6/9 है, तो ये तो आएगा नहीं। तो इसका जो आंसर आया ए का, वो आया बेटा एस, और जो यहां आंसर आया वो आया क्या? आर। सी ऑप्शन, लिथियम 2+, n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3, तो बेटा r इक्वल टू 0.529 इंटू 1 स्क्वायर बाय 9 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर नहीं है। टोटल एनर्जी 0.529, टोटल एनर्जी -13.6 इंटू z स्क्वायर 9, बिल्कुल है। उसके बाद वेलोसिटी 2.18 10⁻⁶ इंटू z बाय n तो 1 है ना, तो 3, ये भी नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है बेटा, इसको जब आप 150/λ में लगाएंगे तो ये भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? क्यू। और डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में बेटा बेरिलियम 3+ n इक्वल टू 2 है, z इक्वल टू 4 है, तो r इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर 4/4, ए आंसर, ये मतलब P। उसके बाद Q -13.6 इंटू Z 16/4 EV, क्या ये है? नहीं। ऐसे ही स्पीड भी ये नहीं है क्योंकि 3 का फैक्टर आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये P आएगा। तो ऐसे करके इसमें सिंगल सिंगल आंसर ही हैं, सिंगल आंसर ही इसमें करेक्ट है। एक बार अपन इसमें आंसर मैच करते हैं। देखो इसका आंसर जो दिया हुआ है ना, वो ये दिया हुआ है। सेकंड में S फर्स्ट का मतलब A का S है, B का R है, C का Q है और D का P है। यही आंसर है जो आपको अभी बताए। तो ये बेटा 3 मैच द कॉलम हो गए। अब 1 और देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से हमें पढ़ना है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L फॉर एन एनर्जी लेवल, ठीक है, और बी ऑप्शन में है वैल्यूज ऑफ L फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिट। वैल्यूज ऑफ L जो होती हैं बेटा, ये आपको बताया था, वैल्यूज ऑफ L
फॉर अ गिवन ऑर्बिट 0 1 2 एंड सो ऑन n-1 तक, और इनका टोटल नंबर होता है n। तो A का आंसर है S और B का आंसर है P। A का आंसर S और B का आंसर P, वैल्यूज। इसके बाद बेटा सी ऑप्शन में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M, तो सी ऑप्शन में A और B हो गए। सी ऑप्शन L इक्वल टू अगर 2 है तो ML की 2L प्लस 1 कितनी वैल्यूज आएंगी? 5, और नंबर ऑफ वैल्यूज ही पूछ रहा है, तो सी का आंसर हो गया R। और डी ऑप्शन है वैल्यूज ऑफ M फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? तो एक ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यूज -L से लेकर 0 होते हुए +L तक जा सकती हैं। कोई भी एक वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल के लिए होगी जिसका L हमें पता होगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा डी का, वो आंसर होगा बेटा क्यू। तो ये 4 आंसर इसमें आएंगे, और इसी क्वेश्चन के साथ बेटा एक्सरसाइज 1 हो गई कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 2 का होमवर्क आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ उसका डिस्कशन चलेगा और नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी चलती जाएगी।